हेलो बच्चों। आज है 20 दिसंबर और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट नंबर 47, जिसमें हमारा विषय रहेगा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति कैसे हुई थी, यूरोप में क्या क्या मतलब बदलाव आ रहे थे, किस तरह से समाजवाद की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये 3 तरह की विचारधाराएँ दिख रही हैं। फर्स्ट है आपकी पुरातनवादी, जिसे हम कंजर्वेटिव भी कहते हैं। सेकंड है आपकी रेडिकल, जिसे आमूलचूल परिवर्तनवादी कहते हैं। थर्ड है आपकी उदारवादी, जिसे हम लिबरल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। पहले देखिए पुरातनवादी क्या विचारधारा थी। देखिए 19वीं सदी तक आते आते वे इस बात को स्वीकार करने लगे कि परिवर्तन अवश्यंभावी है, जो उनके पुराने विचारों के विपरीत था, जो परिवर्तन का विरोध करते थे। अब देखिए पुरातनवादी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि पुरातनवादी थे, पुराने में विश्वास रखते थे। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये अपने जो भी पुराने रीति रिवाज थे, पुराने विचार थे, उनमें ही विश्वास रखते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे यूरोप में उस समय टाइम बदल रहा था, परिवर्तन आ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें थोड़ा सा चेंज देखा गया। इन्हें भी ये बात समझ में आने लगी कि परिवर्तन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये इनके क्या थे, पुराने विचारों के विपरीत था, क्योंकि पुराने विचारों के अकॉर्डिंग तो ये परिवर्तन नहीं चाहते थे। लेकिन 19वीं सदी आते आते इनमें ये समझ आ गई थी कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। मतलब इसके साथ में देखिए वो परिवर्तन तो चाहने लगे थे, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। अतीत का सम्मान किया जाए से यहाँ तात्पर्य है कि जो अतीत से रिलेटेड जो उनके विचार हैं पुराने समय के, जिन्हें वो पहले मानते आ रहे हैं, उनको भी माना जाए या उनको भी जगह दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उनके विचार से परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो। वो परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो। ठीक है, तो ये थे हमारे पुरातनवादी। और सेकंड में हम देखेंगे रेडिकल, जिन्हें हम आमूलचूल परिवर्तनवादी भी कहते हैं। ठीक है, जो परिवर्तन चाहते थे, ऐसी विचारधारा। देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे। अब ये क्या चाहते थे, जिन लोगों की आबादी ज़्यादा हो उसके बहुमत के आधार पे ही वहाँ पे शासन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इनमें से बहुत सारे लोगों ने महिला मताधिकार आंदोलन का भी समर्थन किया। जो परिवर्तनवादी लोग थे, तो उनमें से बहुत सारे लोग क्या चाहते थे कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार हो। उनके लिए जो मताधिकार आंदोलन था उसका भी उन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। ये लोग क्या करते थे कि जो उस समय बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो संपन्न उद्योगपति होते थे, उन्हें कई तरह के विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। ठीक है, जैसे कर में छूट, उन्हें कर देने के लिए मनाही थी। ठीक है, कि वो कर नहीं देंगे, उन्हें छूट मिली हुई थी। तो वो ये जो परिवर्तनवादी थे, उनके इस विशेषाधिकारों के भी खिलाफ थे। ठीक है, थर्ड विचारधारा है हमारी उदारवादी, जिसे हम लिबरल भी कहते हैं। इसमें देखेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। ये उदारवादी लोग थे। ठीक है, ये लोग ये चाहते थे कि सभी धर्म जो हैं उनको बराबर का सम्मान मिले और सभी को समान रूप से जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। जो वंश पे आधारित जो शासक होते थे, मतलब जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तरह से जो वंश के ही लोग शासन करते आ रहे थे, उनकी जो अनियंत्रित, जिस पे कंट्रोल नहीं था, ऐसी सत्ता के ये लोग विरोधी थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। अब जो ये उदारवादी लोग थे, ये क्या करते थे, सरकार के समक्ष यानी सरकार के सामने व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। सरकार के सामने जो व्यक्तियों के जो अधिकार है उसकी रक्षा के बारे में बात करते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्ष में थे। ये समूह क्या चाहते थे कि
प्रतिनिधित्व के पर जो आधारित होती है निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्ष में थे। ठीक है, प्रतिनिधित्व के आधार पर संसद में सरकार जो बने उसमें निर्वाचित होने चाहिए सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उन्होंने सुप्रशिक्षित न्यायपालिका का पक्ष लिया। जो न्यायपालिका होनी चाहिए वो सुप्रशिक्षित होनी चाहिए, मतलब उन्हें प्रशिक्षण मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये लोग, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है, देखो मतलब इस धरती पे या जिस किसी भी राज्य की बात हो रही है तो वहाँ पे सभी जो भी वयस्क हैं, वयस्क को बोला जाता है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं उन्हें वयस्क कहा जाता है। इस धरती पे या जिस भी राज्य की बात हो रही है तो वहाँ 18 वर्ष के जो भी लोग हैं वो उन्हें मत देने का अधिकार के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो ये है हमारी 3 तरह की विचारधाराएं, पुरातनवादी, रेडिकल और उदारवादी। इसके बाद में हम देखेंगे समाजवाद का अर्थ। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? समाजवाद एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चिंतन है जिसका आधार उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व से है। देखो यहाँ पे समाजवाद की डेफिनेशन दे रखी है, तो इसका क्या मतलब है कि समाजवाद क्या है? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चिंतन है। ठीक है, तीनों तरह के चिंतन को क्या कहते हैं? समाजवाद, जो पूरे समाज से रिलेटेड होता है, जिसका आधार क्या होता है? उत्पादन के जो साधन हैं उस पर किसी निजी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर पूरे समाज का स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम समाजवाद की विशेषताएं। ठीक है, समाजवाद की क्या विशेषताएं हैं? पहले देखेंगे समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। तो ये क्या करता है समाजवाद की देखिए समाजवाद नाम से पता लग रहा है कि समाजवाद जो पूरे समाज को साथ में लेकर के चलता है। तो यहाँ पे निजी संपत्ति का तो अधिकार वैसे ही ख़त्म हो गया। निजी संपत्ति का मतलब क्या होता है कि कुछ मतलब हमारी संपत्ति पे अधिकार है। तो ये क्या चाहते हैं कि निजी संपत्ति के अधिकार का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि उस पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। पूंजीवाद क्या होता है कि जो जिसमें हम वैश्वीकरण सुनते हैं ना, भौगोलिकरण या वैश्वीकरण सुनते हैं कि हम व्यापार एक देश से दूसरे देश में खुले रूप से कर सकते हैं। तो जो समाजवाद है ये इस चीज़ को सही नहीं मानता है, इस चीज़ के खिलाफ है ये। ठीक है, इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट है, इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए। तो समाजवाद क्या मानता है कि जो भी उत्पादन हो रहा है या किसी समाज में जो भी चीज़ों का बंटवारा हो रहा है, सब तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, तो इस पर किसका कंट्रोल होना चाहिए? इस पर सरकार के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, निजी हाथों में ना हो करके सरकार के हाथों में या राज्य के हाथों में होना चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य व अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया है। तो यहाँ पे समाजवाद में क्या बात कही गई है कि जो राज्य है और नागरिकों के जो भी कर्तव्य हैं और अधिकार हैं उस पर भी, उसके बारे में भी बात की गई है। ठीक है, उसके बारे में भी विचार दिए गए हैं। इसके बाद में हम देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है आपके। पहला क्वेश्चन देखेंगे, समाजवाद से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे समाजवाद की आपको डेफिनेशन भी दे रखी है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रखिए, ये देखिए समाजवाद का अर्थ, तो ये आप इसमें आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, समाजवाद के संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार है? तो ये आप इसका जवाब दे देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, पुरातनवादियों के क्या विचार थे? ये भी आप बता देंगे कि पुरातनवादी क्या क्या विचार रखते थे, क्या सोचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आमूलचूल परिवर्तनवादियों एवं उदारवादियों के विचारों की तुलना कीजिए। जो परिवर्तनवादी लोग थे और उदारवादी लोग थे उनके क्या क्या विचार थे, उनकी तुलना कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।